पाकिस्तान में ज़हनी बीमारियां, ज़हनी सेहत के मसाइल के ऊपर हम गाहे गाहे बात करते रहते हैं और इसी सिलसिले में आज इस कॉन्वर्सेशन को एक अगला गेयर लगाने की ज़रूरत है और एक कोशिश की जाएगी। ज़हनी मसाइल, मुख्तलिफ ज़हनी सेहत से मुतल्लिक आगही जैसे जैसे बढ़ रही है, वहाँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें मालूम हो कि जिस प्रैक्टिशनर के पास, जिस डॉक्टर के पास, जिस कंसल्टेंट के पास हम अपने जहन का बोझ हल्का करने के लिए जा रहे हैं, वो एक काबिल एतमाद और पुरतहफ़्फ़ुज़ माहौल में हमें सारी फैसिलिटी फ़राहम करे। इसके लिए हुकूमत ने क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, ये हमें कैसे इत्मीनान हो कि जहां हम जा रहे हैं, जिस डॉक्टर को, जिस कंसल्टेंट को हम दिखा रहे हैं, उसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसन कवी सिद्दीकी साहब, आप CEO हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल एज अ ले पर्सन, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ, कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि ज़हनी सेहत से मुतल्लिक डील करता है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको मुझे देखना चाहिए? क्या वो सर्टिफिकेशंस हैं जिनको मुझे देखना चाहिए कि मुझे पता हो कि ये जाली बंदा नहीं है, ये ऑथेंटिक बंदा है? अच्छा लीना, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं चाहूँगा कि इसमें जो आपका सवाल है इसको मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूँ तो उससे बेहतर हो जाएगा ये सवाल आपका। पर्सपेक्टिव ये है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन है और इस 240 मिलियन पॉपुलेशन में एस्टिमेटेड तकरीबन 25 मिलियन यानी 25 मिलियन जो है हमारे पास 2.5 करोड़ मेंटल हेल्थ के पेशेंट हैं या मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। लेकिन अगर आप मैं वैसे बात करूँ तो मेरे ख्याल से पूरी पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, क्योंकि अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन से स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा शख्स है जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो। इनको केयर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ 500 साइकेट्रिस्ट हैं तकरीबन पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में 500 साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट जो कि क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करते प्रॉपर, उसके लिए हमारे पास एजेंसीज़ नहीं है। इसलिए ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट को बाहर के सर्टिफिकेशन एजेंसी से अपने सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ते हैं, ब्रिटिश, US और जगहों से करके, ताकि वो अपने आप को एलिजिबल कर सकें। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये जनरली खुद सेल्फ एक स्टिग्मा है, ये आपको पता है। लोग इसको डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में जब हम पढ़ते थे उस ज़माने में इसको सिर्फ हम मेंटल डिसऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, पागल या नॉट पागल, पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जिसने इसको स्टिग्मा बना दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि इसको कवर करने के लिए कई एक्ट मौजूद हैं। वो एक्ट जो है या कानून जो है वो 2013 में एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का एक्ट बना था, हमारा सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट बना था, लेकिन उन एक्ट के ऊपर कहीं भी की कोलैबोरेशन नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने उसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है इस वजह, जिसका आपने सवाल किया कि किसी के पास जाएं तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब आपका सवाल जो है वो सर्विस डिलीवरी से मुताल्लिक है कि सर्विस डिलीवरी के टाइम पे आप कैसे चेक करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि इसने सारे हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को जितनी भी हो, चाहे किसी किस्म की भी केयर प्रोवाइड करी, उसको रेगुलेट करना है, उसको लाइसेंस करना है, उसको रजिस्टर करना है। हमारा 3 स्टेज प्रोसीजर होता है। ये अगर आप समझ लेंगे तो आपकी बात का सवाल का मतलब खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ ये है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर का अस्पताल हो, चाहे वो किसी और चीज़ का अस्पताल हो, उसका या कोई क्लिनिक हो या छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, पहला काम उसका ये है कि वो आकर सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास अपने आप को रजिस्टर कराए। रजिस्टर कराने की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि वो अपने स्कोप को डिफ़ाइन करे। स्कोप से मतलब ये है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, यानी वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये पहले उसको डिफ़ाइन करना है हमारे पास आके। जब वो अपना स्कोप डिफ़ाइन करता है तो उसके बाद हम उससे कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि इस स्कोप के साथ आपके HR कौन सा है जो कॉम्पिटेंट हो आपके पास, ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है जो इस स्कोप के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और आपके इस सर्विस में इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपके पास। अगर उसके पास ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू स्कोप अवेलेबल हैं, तो हम उसको 2 चीज़ें देते हैं। एक हम उसको रजिस्टर करते हैं और दूसरा उसको हम प्रोविजनली लाइसेंस कर देते हैं, ठीक है, कि कम से कम जो कह रहा है वो कर रहा है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, सिंध में इस वक्त कितने इस तरह के प्रैक्टिशनर्स, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, और उसके ऊपर आप लोग जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आप लोग मुतमईन हैं या आप लोगों के सामने भी कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज आई हैं जिसके ऊपर आपने एक्शन लिया हो? देखें, डिस्क्रिपेंसीज बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ग्रीवेंस भी जो है, जिसी पेशेंट को कोई ग्रीवेंस होगी वो हमारे पास ही आएगी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट में ये उसका राइट है पेशेंट का कि वो हमें कंप्लेंट कर सकता है, और उस कंप्लेंट की बाकायदा हेयरिंग होती है, नॉट फॉर ओनली मेंटल डिसऑर्डर, फॉर एनी टाइप ऑफ केयर।
ये कंप्लेंट आपको किस तरह करते हैं? उसका तरीका ये होता है कि जब भी कोई किसी को शिकायत हो किसी केयर प्रोवाइडर से या हॉस्पिटल से, तो उसका तरीका ये कि पहले वो जाकर उस अस्पताल में कंप्लेंट करे, 1 महीना इंतज़ार करे। अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं मिलता है तो वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आएगा जो मेंटेनेबल कंप्लेंट होगी। फिर हमारा एक पूरा प्रोसेस हियरिंग का शुरू होगा। कैसे रीच आउट करते हैं आपकी अथॉरिटी को? बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय पर्सन, बाय एनीथिंग दे कैन कम। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया कि हमने कितने इदारे, देखिए ऐसा है कि हमारा काम सिर्फ मेंटल हेल्थ से तो है नहीं, हमारा काम तो जो है वो बहुत से स्टेक होल्डर को, सारे हेल्थ केयर को करना है। यानी आप प्राइवेट सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल हो, चाहे एक छोटा सा क्लिनिक हो, 10 से 12 हज़ार तो जनरल प्रैक्टिशनर है पाकिस्तान में, हमें उनको भी रजिस्टर करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने लाइसेंस करना है, ये 78 ईयर से बना हुआ है। 78 ईयर का पूरा एक उम्र है जो गुजार के सब चीज़ें बनी हैं। जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने एक्ट के बाद, वो 2018 से ऑपरेशनल हुई है। तो अभी हम कर रहे हैं। जो मेंटल हेल्थ के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, 2 टाइप के क्लिनिक होते हैं। एक क्लिनिक वहाँ होते हैं जहाँ केयर प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर है बैठा है, केयर प्रोवाइड कर, आउट पेशेंट है। एक होता है रिहैब सेंटर्स। अब रिहैब सेंटर के जब नाम आता है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर आ जाते हैं, सिर्फ सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इवन एंटी नार्कोटिक फोर्स और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जिसका अपना एक्ट है। ठीक है। तो अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किया कि इसके क्योंकि सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स बने हुए नहीं थे, तो हमने आज से 3 माह पहले सारे स्टेक होल्डर को, जिसमें एनजीओ सारी शामिल थी, उनको हमने जमा किया, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उनसे हमने कहा कि अब आप मिलकर हमारे साथ स्टैंडर्ड बनाइए। उसमें साइकेट्रिस्ट भी थे। रीमा, जब ये स्टैंडर्ड बन जाएंगे तो ये सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि किसी भी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में इसकी कुछ चीज़ें जनरल है जो आप समझ जाएंगे। एक्सेस टू केयर कैसे होगा, असेसमेंट ऑफ पेशेंट कैसे होगी, केयर ऑफ पेशेंट कैसे होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह मैनेज होगी, कंटिन्यूम ऑफ केयर यानी केयर आगे तक कैसे जाएगी, इन्फॉर्म कंसेंट किस तरह से लिया जाएगा। ये सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड के पार्ट होते हैं जो पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड करते हैं। वरना हमारा, आपको एक छोटा सा डेटा बताऊं, जनरली स्पीकिंग इस वक्त दुनिया में अनसेफ केयर इज़ द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर जब मैं सिंगल आउट कर रही हूँ मेंटल हेल्थ को, इसलिए क्योंकि एक तो वैसे ही जनरली सारी सर्विसेज के लिए रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मरीज़ इस वनरेबल स्टेट में जाते हैं डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो बड़े हसास भी होते हैं, कई दफ़ा वो ससेप्टेबल होते हैं बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने को भी, बड़े नाजुक जहनी हालत में होते हैं। ऐसे में अगर कोई गलत बंदा उनके सामने या गलत एडवाइस उनको डॉक्टर दे दे तो वो गलत तरीके से मुतासिर हो सकते हैं और उसके हमने देखा है कॉन्सिक्वेंसेस कई दफ़ा जानलेवा भी हो सकते हैं। इस सब के लिए आपकी अथॉरिटी क्या कर रही है? क्या मेंटल हेल्थ के ऊपर खुसूसी आप लोगों की तवज्जो है और उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? हमने सबसे पहला काम ये किया है कि सारे स्टेक होल्डर को जमा किया, ठीक है, कि इस पर हमने मिलकर काम करना, ठीक है, ताकि जो हमारी क्रॉस बॉर्डर जो हमारी जो ओवरलैपिंग है उसको हम सही कर सकें, स्टैंडर्ड को डेवलप करें। स्टैंडर्ड डेवलप है, इंटरनेशनल डेवलप है, लेकिन हमें उसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डेवलप करना है। ठीक है। देखिए, जो दूसरी बात आपने की, इसमें सबसे पहली बात अलीना ये है कि आप ये देखिए ना कि आपको मैंने शुरू में कहा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 500 डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो इसमें क्वैकरी तो होगी ना। क्वैकरी से मतलब है कोई, तो आप लोग उसके ऊपर क्रैक डाउन करते हैं? बिल्कुल क्रैक डाउन करते हैं। और हमारा काम है सज़ा उसमें ये होती है कि अगर कोई अनक्वालिफाइड है वो करे तो उसके क्लिनिक को सील किया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी, उसकी हेयरिंग होती है, उसके ऊपर बाकायदा पेनल्टी लगाई जाती है, और अगर वो क्वैक है वाकई तो उसके खिलाफ FIR भी होती है। अच्छा, आपके पास ऐसे कोई केसेस आए, मिसाल दे सकते हैं? बहुत केसेस हैं। मिसाल से मतलब मैं नाम से तो मिसाल नहीं दे सकता, मतलब मल्टीपल केस आते हैं। जनरली बता देंगे कितने केसेस आए हैं, कुछ अगर नंबर्स हैं आपके पास? फॉर द मेंटल हेल्थ, फॉर द मेंटल, आई डोंट हैव नंबर फॉर द मेंटल हेल्थ, लेकिन ये जनरली हमारे पास ये काम ऑनगोइंग चल रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे आप समझ जाएंगे सवाल के जवाब में कि अगर एक तो हो गया क्वैक, प्योर क्वैक जो कि मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर तो था लेकिन उसके स्कोप में वो केयर प्रोवाइड करना शामिल नहीं था जो वो प्रोवाइड कर रहा था। इसको हम कहते हैं बियॉन्ड स्कोप सर्विस, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हर डॉक्टर को अपनी क्वालिफिकेशन को PMDC से रजिस्टर कराना होता है। तो अगर किसी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन PMDC से रजिस्टर नहीं है तो वो इस बात का एलिजिबल नहीं है कि वो वाली केयर प्रोवाइड करे, तो वो भी हम पकड़ते हैं। ठीक है। मरीजों के लिए इसे मैसेज क्या है? मरीजों के लिए मैसेज इसमें यह है कि वो अपनी केयर जगह को सेलेक्ट करने के वक्त 2-3 चीज़ों का ख्याल करें। एक तो ये देख लें प्लीज़ कि वो मुस्तनद डॉक्टर चला रहा है। आप उस डॉक्टर के नाम को PMDC की वेबसाइट पे जाकर उसकी क्रेडेंशियल्स को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों कि मेंटल डिसऑर्डर जो है क्रॉनिक डिजीज़ है, तो ये लंबे अरसे चलती है। तो ये सब चीज़ें आपको कोई एक्यूट इलनेस नहीं कि आप आज गए ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अब जो हमारा काम है जिसको अब हमने शुरू किया हुआ है उसमें एक तो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, क्रैकडाउन है,
रजिस्ट्रेशन है एंड लाइसेंसिंग है। ठीक है, लाइसेंसिंग लेकिन जब शुरू होगी जब स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। अभी स्टैंडर्ड्स आप कह रहे हैं 3 महीने से बना रहे हैं आप। हमने तकरीबन उसका ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने कब तक हो जाएगा कंप्लीट तक ऑलमोस्ट कंप्लीट, सिर्फ उसको गवर्नमेंट से नोटिफाई कराना है हमने। ठीक है। होता क्या है अलीना कि ये स्टैंडर्ड सबके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, हमने सबको जमा किया, जिसमें एनजीओ सारी शामिल थी, और उनको जमा करके हमने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहा कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट आ जाए सबका, ताकि सब उसको ओन कर सकें। जब ओन करेंगे तो उसकी तो फिर ये जब स्टैंडर्ड्स लागू हो जाएंगे, कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कब से लागू? स्टैंडर्ड्स तो लागू जिस दिन से गजट नोटिफाई होंगे लागू हो जाएंगे, बिल्कुल लागू है। जिस दिन से गजट नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी उसको समझिए कि 2-3 महीने की बात है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब वो नोटिफाई हो जाएंगे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एग्जैक्टली, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, उसके लिए तैयारी पूरी है आपकी? जी हमारे पास तैयारी पूरी, टीम है, ट्रेन है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और जाविया, वक्त ज़रा कम रह गए, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे, खासकर टिकटॉक, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने आप को काउंसलर्स कहते हैं और उनके पास बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। क्या इस चीज़ को भी आप चेक कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है या नहीं? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो क्वैकरी का मीडिया है वो सोशल मीडिया है। मेंटल हेल्थ हो या कोई भी डिसऑर्डर हो, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बहुत मिसगाइड किया जा रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम वालों का भी रोल होना चाहिए, इसमें और भी होना चाहिए। ये सोचा आपने स्टैंडर्ड्स के अंदर डाला है? बिल्कुल, कि उसके अंदर डाला है कि उसको कैसे करेंगे, डिजिटल पार्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसकी सजाएं ज़्यादा हम मुकर्रर नहीं कर सकेंगे, कि उसको पीका दूसरी चीज़ें आ जाती हैं सोशल मीडिया। लेकिन ये जो आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं उसके अंदर ये शामिल होगा, क्योंकि रेगुलेशन तो आपकी अथॉरिटी के अंदर ही आएगा। बिल्कुल, रेगुलेशन से बेहतर लफ्ज़ है सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और पैगाम यही है कि जब भी आप किसी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, काउंसलर, डॉक्टर के पास जाएं तो ना सिर्फ आप खुद चेक किया करें कि उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इसमें एहतियात बरता करें, बल्कि अब आपके पास एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। सिल्ड हेल्थ केयर कमीशन के पास आप जा सकते हैं, उनकी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको शक शुबा है तो फिर इनकी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं।